दोस्तों एक पल के लिए इमेजिन करो कि आपके नेबर्स पूरे दिन लड़ते रहते हैं और आपको डिस्टर्बेंस होता रहता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इजराइल और ईरान की चल रही है। दोस्तों मजे की बात यह है कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल एक्चुअली दोस्त थे। उस समय ईरान में शाह रजा पहलवी का रूल था, जो कि उस टाइम में उस रीजन में यूएस के लिए एक बहुत बड़े एलाई थे। लेकिन ईरान की जनरल पब्लिक कहीं ना कहीं शाह से खुश नहीं थी। उनके हिसाब से शाह यूएस के एक पपेट थे और यूएस के लिए और यूके के लिए फेवरेबल डील्स ईरान के एक्सपेंस पर दिया करते थे। साथ ही साथ शाह एक डिक्टेटर भी थे, जो कि अपनी पब्लिक को काफी रूथलेसली सप्रेस करा करते थे। अब पब्लिक का ये फ्रस्ट्रेशन फटता है 1979 में, जब ईरान में रेवोल्यूशन होता है और अयतुल्ला खुमैनी पावर में आ जाते हैं और एक शिया फंडामेंटलिस्ट रजीम का जन्म होता है। चीजें अब पलट जाती हैं और ईरान के लिए यूएस और इजराइल अब आर्च एनिमी नंबर 1 हो जाते हैं। यहीं से जन्म होता है ईरान की प्रॉक्सीज का। दोस्तों ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा, जो कि पैलेस्टाइन का एक हिस्सा है, उसमें हमास को सपोर्ट करना शुरू करता है विद द प्राइमरी मोटिव ऑफ डिस्ट्रॉइंग इजराइल। याद रखें, डिस्ट्रॉइंग नॉट डिस्टेबलाइजिंग। ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाती है। अब दोस्तों टेंशन तो ऑनगोइंग चली, लेकिन अक्टूबर 7, 2023 में हमास इजराइल में एक ऐसा अटैक करता है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। बदले में इजराइल रिटेलिएट करता है, जिसके चलते गाजा स्ट्रिप जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अब जून 2025 तक आते आते इजराइल को पता लग जाता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में अपनी फाइनल स्टेज में आ चुका है और इजराइल ईरान पर ड्रोन और एयर स्ट्राइक शुरू कर देती है। दशकों में पहली बार ईरान और इजराइल डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अब जून 22 आता है और यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यूएस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स जैसे कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान में अपने B-2 बॉम्बर्स भेज के जोरदार अटैक करता है और ईरान की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को लगभग तबाह कर देता है। ठीक 2 दिन बाद 24 जून को डोनाल्ड ट्रंप ये तक अनाउंस कर देते हैं कि ईरान और इजराइल ने अब सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ईरान भी बदले में यूएस के कुछ बेसिस पर छोटे मोटे अटैक्स कर देता है और ये दर्शाता है कि सीज फायर है तो, लेकिन फ्रेजाइल है। इसका हमसे क्या लेना देना है, आओ देखते हैं। इंडिया अपना 80% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, मोस्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। अब अगर ईरान डिसाइड करता है स्ट्रेट को बंद कर देने का, तो इसका सीधा असर हमारे पेट्रोल प्राइसेस पर पड़ेगा। दूसरा, लगभग 80 लाख इंडियंस गल्फ में रिजाइड करते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहती है और एस्केलेट हो जाती है तो उनकी सेफ्टी जेपरडाइज हो जाएगी और साथ ही साथ जो रेमिटेंसेस इंडिया में आते हैं वो अफेक्ट होंगे। इंडिया ने सालों से ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रूट के चलते चाबहार पोर्ट को आइडेंटिफाई किया था। इंडिया इस पोर्ट को एक्सेस करने में डिफिकल्टी फेस कर सकता है और अपने सेंट्रल एशिया और यूरोप के एक्सेस को खो सकता है। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डिप्लोमेटिक। इंडिया के यूएस के साथ हाल ही में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हुई हैं, जिसके चलते ट्रेड, टेक्नोलॉजी और काउंटर चाइना स्ट्रेटेजीज पे काफी एवोल्यूशन हुआ है। इंडिया के इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और ईरान के साथ भी इंडिया ने सालों से एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप चली है, जिससे कि वो अपने ट्रेड, डिफेंस और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस कर पाए। इन तीनों कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली डील करना और अपनी कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये इंडिया के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा।